गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के विलयन वाले चैप्टर का तीसरा पार्ट लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। अब उसी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विलेयता। विलेयता का मतलब हुआ विलयन के किसी अवयव यानी विलेय की, किसी विलायक में विलेय की जो मात्रा होती है वही विलेयता कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर तथा विलायक के निश्चित मात्रा में जो घुली हुई विलेय की मात्रा होती है उसी को उस विलयन की विलेयता कहते हैं। ठीक है, तो विलेयता का मतलब हुआ विलेय की मात्रा, यानी विलायक की निश्चित मात्रा में, स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा ही विलेयता कहलाती है। ठीक है, तब ये विलेयता के अंतर्गत हम ठोसों की द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता पर चर्चा करेंगे। ठोसों की द्रव में विलेयता जो होती है, ठोसों की द्रव में विलेयता जो होती है वो अनेक कारकों पर निर्भर करती है। वो क्या क्या कारक होते हैं? तो ठोसों की द्रव में विलेयता ये मुख्य रूप से 3 कारकों पर निर्भर करती है। एक तो विलेय विलायक की प्रकृति, ठीक है। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव, और तीसरा जो है वो है दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो ठोसों की द्रव में विलेयता, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड जनरली डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स या 3 फैक्टर्स। फर्स्ट वन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी विलेय और विलायक की प्रकृति। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी ताप का प्रभाव। तीसरा दाब का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इन 3 कारकों पर मुख्य रूप से निर्भर करती है। तो सबसे पहला कारक है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। और विलेय और विलायक की प्रकृति का मतलब क्या हुआ? देखिए, समान समान को घोलता है। ठीक है, समान समान को घोलता है का मतलब हुआ अगर समान विलेय और विलायक की प्रकृति समान है तो वो आपस में घुल जाएंगे यानी विलयन बना लेंगे। अगर प्रकृति समान नहीं है तो वो आपस में मिश्रण नहीं बनाएंगे। यानी हम कह सकते हैं ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलेय जो होगा वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा और अध्रुवीय विलेय जो होगा वो अध्रुवीय विलायक में घुलेगा, अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। यानी ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलेगा और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलेगा। कहने का मतलब है जैसे पानी है, पानी एक ध्रुवीय विलायक होता है, तो पानी में चीनी हो गया या सोडियम क्लोराइड हो गया इत्यादि तो घुल जाती हैं, लेकिन नेफ्थलीन हो गया या एंथ्रासीन हो गया, ये अध्रुवीय विलेय होते हैं तो ये पानी में घुल नहीं पाते हैं। तो चीनी तो पानी में घुल जाती है क्योंकि दोनों की प्रकृति कैसी है? ध्रुवीय है। तो इसका मतलब हुआ कि सोडियम क्लोराइड या चीनी पानी में घुल जाती है क्योंकि सोडियम क्लोराइड और चीनी ध्रुवीय होते हैं और पानी भी कैसा है? ध्रुवीय है। जबकि ध्रुवीय का मतलब जैसे जल, ठीक है, तो जैसे जल में ध्रुवीय विलेय का मतलब जैसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ध्रुवीय होता है तो वो ध्रुवीय में घुल जाता है। लेकिन इसमें एंथ्रासीन की बात करो या कोई भी अध्रुवीय विलेय जैसे एंथ्रासीन हो गया या नेफ्थलीन हो गया, ये इनमें नहीं घुलते हैं। कारण क्या है कि वो कैसे होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। जबकि इनको घोलने के लिए, एंथ्रासीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, इनको घोलने के लिए कैसे विलायक की जरूरत पड़ेगी? अध्रुवीय विलायक। जैसे ये जो होंगे वो बेंजीन में घुल जाएंगे क्योंकि बेंजीन एक ऐसा विलायक होता है, अध्रुवीय विलायक होता है। तो हम कहने का मतलब ये है कि विलेयता, ऐसा नहीं कि कोई किसी में भी घुल जाएगा, ऐसा नहीं है। विलेयता के लिए विलेय और विलायक की प्रकृति भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विलेय और विलायक की प्रकृति समान होगी तो आपस में घुल जाएंगे, यानी ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलेगा और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला कारक हमारा हो गया विलेय तथा विलायक की प्रकृति।
अब दूसरा कारक जो है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। ताप का क्या प्रभाव होता है? देखिए, ताप का प्रभाव जनरली किसी भी टॉपिक को रटना नहीं है, समझना है। आप देखिए ताप का क्या इफेक्ट पड़ता होगा। आपने एक ग्लास में चीनी ली, ठंडे पानी में चीनी ली, चीनी घोल के आपने देखी होगी, तो चीनी घुलने में तो कुछ टाइम लगता है, लेकिन अगर इसकी जगह आप थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दो, यानी गर्म पानी कर लो, तो चीनी जल्दी घुलती है। इसका मतलब क्या हुआ? विलेयता जो है ठोसों की, ऐसे भी याद कर सकते हो आपकी, ठोसों की द्रव में विलेयता जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। रटना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चीनी का एग्जाम्पल याद रख लेना दिमाग में। ठोसों की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि यह ठोसों की द्रव में विलेयता एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठोसों की द्रव में विलेयता जो होती है एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम होती है। अतः ला सातेलिए के नियमानुसार, ला सातेलिए ने एक नियम दिया था, कक्षा 11 में पढ़ा होगा आपने। सेकेंड बुक में ये था, जो सेकेंड बुक थी आपकी केमिस्ट्री की, उसमें था ला सातेलिए के नियमानुसार। क्योंकि गतिक साम्य जब स्थापित होता है तो वो साम्यावस्था किस ओर शिफ्ट होगी, वो डिपेंड करती है, यानी ताप बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर ताप का क्या प्रभाव होगा, दाब का क्या प्रभाव होगा, वो ला सातेलिए के नियम के अनुसार क्या कहते हैं निर्धारित होती है। तो जनरली आप इतना याद रखोगे कि ताप बढ़ाने पर किसी ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ती है, क्योंकि यह एक ऐसा प्रक्रम होता है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। अतः ला सातेलिए के नियमानुसार विलेयता जो है ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरा, ये तो ताप का प्रभाव हो गया। अगला जो है वो है दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दाब का क्या प्रभाव होगा? दाब का प्रभाव में होता यह है कि दाब का वैसे किसी ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि ठोस तथा द्रव दोनों असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, उनको दबाया नहीं जा सकता है। अतः दाब बढ़ाने पर ठोसों की द्रव में विलेयता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो याद रख लेना, ठोसों की द्रव में विलेयता 3 कारकों पर निर्भर की। एक विलेय और विलायक की प्रकृति, यानी ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलेगा, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलेगा। दूसरा, ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर क्या होगा? ताप बढ़ाने पर क्या होगी? ये एग्जाम में आता है कि ताप बढ़ाने पर क्यों बढ़ती है, तो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। रीजन क्या है बढ़ने का? क्योंकि एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। तो ला सातेलिए के नियमानुसार ताप बढ़ाने पर क्या होगा कि ताप बढ़ाने पर, ला सातेलिए के नियमानुसार ताप बढ़ाने पर किसी ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी। ऐसे ही दाब का प्रभाव है। दाब का प्रभाव, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ठोस तथा द्रव दोनों क्या होते हैं? लगभग असंपीड्य होते हैं, बहुत ही कम संपीडित किया जा सकता है। इसी कारण दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो ठोसों की द्रव में विलेयता के ये कारक हो गए। अब बात आती है, इसी बीच में 2 टॉपिकों पर बात करते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? देखो, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन आ जाएगा अभी समझ में। संतृप्त विलयन तथा असंतृप्त विलयन। देखो, विलायक की एक निश्चित मात्रा ली हमने, 1 गिलास पानी लिया, ठीक है, विलायक की निश्चित मात्रा ली, 1 गिलास पानी लिया, माना 1 चम्मच पहले घोला, उसमें डिजोल्व हो गया, घुल गया। चम्मच नहीं घोला, चम्मच चीनी घोली, 1 चम्मच चीनी घोली, घुल गई। चलो दूसरी चम्मच चीनी, चलो 1 गिलास पानी में घुल गई। तीसरी चम्मच चीनी, मान लेते तीसरी चम्मच चीनी भी घुल गई। और 3 चम्मच चीनी के बाद, लेकिन ऐसा नहीं कि हम 1 कटोरा चीनी डाल दें तो घुल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। किसी भी विलायक की निश्चित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में ही विलेय घुल सकता है। यानी हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम इसमें 3 चम्मच चीनी घुल सकती है, ठीक है। इसमें 1 गिलास पानी में 3 चम्मच चीनी घुल सकती, ज्यादा भी घुल सकती, कम भी घुल सकती है। हम केवल मान रहे हैं, केवल समझने के लिए मान लो कि मैक्सिमम इसमें 3 चम्मच चीनी घुल रही है। तो 3 चम्मच चीनी इसमें घुल गई, तो 3 चम्मच चीनी वाला जो विलयन बना, जिसमें कि और अधिक चीनी की मात्रा नहीं बोली जा सकती, वो कहलाएगा हमारा संतृप्त विलयन। यानी संतृप्त विलयन का मतलब हुआ
वह विलयन या ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता उसे कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन। यानी संतृप्त विलयन का मतलब हुआ ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय यानी 3 चम्मच चीनी से ज्यादा और अधिक चीनी नहीं घोली जा सकती, तो यानी सैचुरेटेड है। हम सैचुरेटेड यानी हम खा पी के संतृप्त कब होते हैं? जब एक निवाला भी पेट में न जाए, बाहर को आ जाए, ऐसी अवस्था संतृप्त अवस्था कहलाती है। तो ऐसे ही समझ लो कि चीनी की कंडीशन में या संतृप्त विलयन की कंडीशन में भी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता वो कहलाएगा संतृप्त विलयन। अब असंतृप्त क्या हुआ? फिर 3 चम्मच से कम हो, माना एक ही चम्मच चीनी का विलयन बनाया तो उसमें 2 चम्मच और घुल सकते हैं ना चीनी, तो इसका मतलब वह विलयन क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। यानी चाहे 1 चम्मच चीनी वाला 2 चम्मच चीनी वाला विलयन भी असंतृप्त होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 1 चम्मच चीनी और घुल सकती है। 2.5 चम्मच चीनी वाला विलयन भी असंतृप्त होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आधा चम्मच चीनी और घुल सकती है। यानी वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घुल सकती है, मात्रा को घोला जा सकता है, इसमें नहीं घोला जा सकता। संतृप्त विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता है, जबकि असंतृप्त विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है। हालांकि एक निश्चित ताप की बात हो रही है, अगर ताप बढ़ाएंगे तो 3 क्या 6 चम्मच चीनी घुल जाएंगी। अगर गर्म करेंगे, जैसे जलेबी या मिठाई इत्यादि जो या रसगुल्ला बनाने के लिए या गुलाब जामुन बनाने के लिए चीनी की चाशनी बनाई जाती है, तो ऐसी कंडीशन में तो ताप बढ़ाते हैं। तो ताप बढ़ाने पर हम पहले पढ़ चुके कि विलेयता बढ़ जाती है, तो वो कंडीशन अलग है। लेकिन सामान्य अवस्थाओं में अगर किसी विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा को न घोला जा सके, ऐसा विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन कहलाएगा। और ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सके वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन। अब यानी अगर हमने 3 चम्मच पैमाना मान लिया कि 3 चम्मच माना चीनी मैक्सिमम घुल सकती है, तो 3 चम्मच चीनी वाला विलयन संतृप्त हुआ। 3 चम्मच चीनी से थोड़ा भी कम वाला विलयन जो होगा असंतृप्त होगा, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत और चीनी की मात्रा मिलाई जा सकती है, घोली जा सकती है। ये तो ठोसों की द्रव में विलेयता होगी। अब गैस की द्रव में विलेयता भी इन्हीं कारकों पर डिपेंड करेगी। एक तो गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगी, नेचर ऑफ गैस। दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप का प्रभाव। ठीक है, तो गैस की द्रव में विलेयता। अब गैसों की विलेयता का अलग प्रभाव है, अभी आप लोगों को दिखेगा। गैसों की द्रव में विलेयता जो होगी वो इन 3 कारकों पर निर्भर करती है, गैस की प्रकृति पर। अब बात करते हैं गैस की प्रकृति पर। गैसों की द्रव में विलेयता जो होती है गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। कुछ गैसें ऐसी होती है जैसे HCl है, HCl जल में अत्यधिक घुलनशील है, HCl जल में अत्यधिक घुलनशील है, जबकि ऑक्सीजन जल में आंशिक रूप से घुलनशील है। तो हम कह सकते हैं कि किसी गैस की जल में विलेयता है, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। कुछ गैसें तो अत्यधिक घुलनशील है, कुछ गैसें आंशिक रूप से घुलनशील है, तो गैस की प्रकृति पर भी गैस की विलेयता निर्भर करती है। दूसरा फैक्टर की बात हम करते हैं कि दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता जो होगी है विलेयता बढ़ जाती है। दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये क्यों बढ़ जाती है? देखो, माना ये गैस है, ये किसी द्रव में गैस घुली हुई है, ठीक है, ये गैस के कण है या गैस के अवयवी कण है। तो गैस किसी द्रव में घुली हुई है और गैस, कुछ गैसें इसके बाहर भी होंगी। तो पिस्टन द्वारा दाब डालने पर होगा क्या? अगर हम पिस्टन से दाब डाल देते हैं, ठीक है, पिस्टन से दाब डाल देते हैं और इसको नीचे की ओर आते हैं, नीचे की ओर लाते हैं, पिस्टन से दाब डाल के पिस्टन को नीचे की ओर लाते हैं, तो प्रति एकांक आयतन में क्योंकि गैसें संपीड़ित की जा सकती हैं, है ना, गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है, जिस कारण प्रति एकांक आयतन में गैसों के अवयवी कणों की संख्या जो होगी वो बढ़ जाती है। इसका मतलब विलेयता क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी गैसों की दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि गैसें कैसी होती हैं? गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित करने पर
किसी विलयन के प्रति एकांक आयतन में गैसों के अवयवी कणों की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए गैसों की विलेयता क्या होगी, बढ़ जाती है। जबकि ताप का क्या प्रभाव होगा, पिस्टन हटा लेते हैं इसी में, देखो ताप का क्या प्रभाव होगा, माना ये द्रव में ये 4 5 6 कण दिखा दी मैंने, तो ताप का क्या प्रभाव होगा, माना ताप बढ़ा दिया तो इन गैसीय कणों की गतिज ऊर्जाएं बढ़ जाएंगी, तो ये सतह छोड़कर बाहर निकल जाएंगी, यानी गैसों की बाहर भी निकलती है तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, यानी प्रति एकांक आयतन में गैस के अवयवी कणों की संख्या क्या होगी, घट जाएगी, जिससे ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाती है। दोबारा देखो, ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घट जाती है, क्योंकि गैसों की हम कह सकते हैं, जैसे ठोसों की विलेयता मैंने कहा ऊष्माशोषी होती है, इंडोथर्मिक होती है, लेकिन गैसों की विलेयता जो होती है द्रव में वो ऊष्माक्षेपी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। तो ताप बढ़ाने पर ला-सातिलिए के नियमानुसार गैसों की द्रव में विलेयता घट जाती है, कम हो जाती है। या दूसरे शब्दों में कहो तो ताप बढ़ाने पर किसी विलयन में उपस्थित गैसों के अणु की गतिज ऊर्जाएं बढ़ जाएंगी, जिससे कि वो एक दूसरे से फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से और ज्यादा दूर हो जाएंगे, या सतह छोड़ के भाग जाएंगे या दूर चले जाएंगे, जिससे प्रति एकांक आयतन में गैसों के अवयवी कणों की संख्या क्या हो जाएगी, जैसे दाब बढ़ाने पर तो बढ़ रही थी, लेकिन ताप बढ़ाने पर प्रति एकांक आयतन में गैसों के अवयवी कणों की संख्या कम हो जाती है, जिससे कि विलेयता कैसी हो जाएगी, उसकी कम हो जाती है। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जो कि बहुत इंपोर्टेंट है, हेनरी का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली हेनरी के नियम तथा उसके अनुप्रयोग पूछे जाते हैं, हेनरी के नियम तथा उसके अनुप्रयोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हेनरी के नियम पर बात करते हैं। तो हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होगा, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब होगा, वो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब विलयन में उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। बस इतना याद रखो, आंशिक दाब प्रोपोर्शनल टू मोल अंश, यानी हेनरी के अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब जो होता है वो विलयन में उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी माना किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P है और विलयन में उस गैस के मोल अंश X है, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी P प्रोपोर्शनल टू X, या P बराबर KHX। तो हेनरी के नियमानुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब जो होगा विलयन में उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, तो P प्रोपोर्शनल टू X आ गया, यानी P इज इक्वल टू KHX, जहां KH एक नियतांक है जिसे कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, यानी हेनरी नियतांक या स्थिरांक, जिसे हेनरी स्थिरांक या नियतांक कहते हैं। अब देखिए, अगर किसी दिए हुए ताप पर अगर KH की वैल्यू ज्यादा आती है, दिए हुए दाब पर KH की वैल्यू ज्यादा आती है, तो इसका मतलब X की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि माना इसका मान P का मान देख लेते हैं, P बराबर 4 है, या P बराबर मान लेते हैं 6, P बराबर 6 है, तो माना KH का मान भी 3 है और X का मान 2 है। ठीक हो गया, pH का इसका A का मान 3 है, A का मान 2 है, लेकिन इसका मान, और माना इसका मान ऐसा कर लेते हैं, 6 कब होगा, 3 दूनी 6, यानी KH का मान कितना 2 और X का मान 3 है, तभी तो P बराबर, यानी दिए हुए दाब पर, यानी 6 अगर दाब है तो 2 3 6 हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर KH का मान बढ़ता है,
KH का मान बढ़ता है तो 6 कब होगा? अगर इसका मान बढ़ के 3 हो गया, अगर इसका मान 3 हो गया तो इसको 6 बनाने के लिए इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो याद रख लेना, जनरली मैं ये केवल एग्जांपल समझाने के लिए दिया मैंने, ये इसका रसायन विज्ञान से संबंध होकर इसका गणित से संबंध है। जनरली इतना समझो कि दिए हुए दाब पर अगर KH का मान ज्यादा होगा तो इसका मतलब उस गैस की विलेयता घटेगी, यानी X का मोल अंश कम होगा तो इसका मतलब विलेयता क्या हो जाएगी? उस गैस की कम हो जाएगी। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर सामान्यतः KH का मान बढ़ता है, जिसके कारण विलेयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पर। हेनरी नियम के अनुप्रयोग पर, हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या एप्लीकेशंस हैं? नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोगों पर बात करेंगे। तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है? हेनरी के नियम के आधार को ही आधार बनाकर हम क्या करते हैं? हेनरी के नियम को ही आधार बनाकर जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं या सोडा की बोतल होती है, आजकल तो वैसे भी कोरोना काल में कोल्ड ड्रिंक्स कम ही लोग पी रहे हैं, लेकिन पी रखी होगी। देखो जैसे कोका कोला या इस टाइप के कोका कोला या पेप्सी इत्यादि या किसी सोडा की बोतल अगर हम खोलते हैं तो झाग सा ऊपर की ओर आता है, यानी बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। यानी जितने भी शीतल पेय होते हैं, शीतल पेय पदार्थ लिख देता हूं मैं, शीतल पेय पदार्थ को CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है, उच्च दाब पर बंद किया जाता है। इसलिए बोतल ढक्कन खोल के रख दो तो पहले झाग जैसा आता, कुछ देर रख दो तो उसी समय पीने में ज्यादा झंझनाहट होती क्योंकि CO2 ज्यादा है, लेकिन 1 घंटे तक रख लो, उसके बाद देखना झंझनाहट कम हो जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि उड़ गई है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता क्या है? कम हो गई है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है, इसलिए ढक्कन खोलते इतना प्रेशर में बंद किया जाता है ताकि विलेयता बढ़ जाए। जैसे ढक्कन खोलते हैं तो प्रेशर के साथ CO2 ऊपर की ओर आती है, 1 घंटे के लिए रख दे तो ज्यादातर CO2 निकल जाती है और झंझनाहट का आभास हमें नहीं होता है। तो एक अनुप्रयोग तो ये हो गया कि शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए उच्च दाब पर बोतलों को बंद किया जाता है। दूसरी इसका अनुप्रयोग है, जितने गोताखोर होते हैं, जितने गोताखोर होते हैं, गोताखोर समुद्रों में जाते हैं, तो याद रख लेना जितना नीचे की ओर जाएंगे, यानी जितना बॉटम की ओर जाएंगे, जितना क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, जितना नीचे की ओर जाएंगे, समझ लो केवल जो मैं कहना चाह रहा हूं, जितना नीचे की ओर जाएंगे उतना दाब में अधिकता होगी और जितना ऊपर की ओर जाएंगे उतने दाब में कमी होगी। एक चीज याद रख लेना, जितना हम नीचे की ओर जाएंगे, जितना नीचे की ओर जाएंगे समुद्र में, जैसे नीचे की ओर जाते हैं तो इसका मतलब दाब में कमी हो जाएगी। ऊपर को मतलब पर्वतारोही पर्वतों में जाएंगे या हाई एल्टीट्यूड रीजन है या जहाँ बहुत ज्यादा ऊंचाई है, ऐसे स्थानों पर जो वाष्प दाब होगा या दाब होगा, वायु दाब होगा, वायु दाब में क्या हो जाएगी? कमी। जबकि जितना नीचे की ओर जाएंगे उतना दाब क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। तो देखो हेनरी के नियम का दूसरा अनुप्रयोग है, गोताखोरों को, जब गोताखोर समुद्र के नीचे जाते हैं तो अधिक दाब पर, क्योंकि नीचे अधिक दाब है तो गैसों की विलेयता क्या होगी? गैसों की विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो गोताखोर जब समुद्र में जाते हैं तो उनको समुद्र के निचली सतह पर अधिक दाब पर, क्योंकि दाब जो वहां पे दाब है ज्यादा है, जिसके कारण गैसों की विलेयता वहां पे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो गैसों की विलेयता अगर बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य गैसों की भी विलेयता बढ़ जाती है, जिससे हमारे रक्त में, ब्लड में मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस की विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि वायु में मुख्य रूप से ऑक्सीजन से भी ज्यादा परसेंटाइल जो होता है नाइट्रोजन का होता है। तो गोताखोर जब समुद्र में जाते हैं तो अधिक उच्च दाब पर गैसों की अधिक विलेयता का सामना उन्हें करना पड़ता है, जिसके कारण उनके रक्त में नाइट्रोजन गैस की विलेयता बढ़ जाती है, जिससे कि उन्हें एक बीमारी जैसी हो जाती है। नाइट्रोजन की विलेयता बढ़ जाती है और नाइट्रोजन के बुलबुले से, फफोले से पड़ जाते हैं रक्त में या कोशिकाओं में। इस कंडीशन या इस बीमारी को कहते हैं बेंड्स। इस कंडीशन को कहते हैं बेंड्स। BENDS, इस बीमारी को कहते हैं बेंड्स। इससे बचने के लिए गोताखोर जो सिलेंडर का यूज करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते हैं, उसमें हीलियम मिश्रित करते हैं, जो कि अक्रिय गैस है,
जिसके कारण अन्य गैसों की विलेयता ज्यादा नहीं बढ़ पाती और वो इस बीमारी से बचे रहते हैं। तो दूसरा अनुप्रयोग ये हो गया कि गोताखोरों को समुद्रों की गहराई में अधिक दाब पर गैसों की उच्च विलेयता का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके रक्त में अन्य गैसें भी घुलने लग जाती हैं या अन्य गैसों की विलेयता भी बढ़ जाती है। मुख्य रूप से रक्त में नाइट्रोजन गैस की विलेयता बढ़ जाती है, जिससे कि उनके ऊतकों में कहो या उनके रक्त में ऑक्सीजन गैस के फफोले या बुलबुले से उठने लग जाते हैं। इस बीमारी को कहते हैं बेंट्स। इससे बचने के लिए गोताखोर जो सिलेंडर यूज करते हैं उसमें वायु को हाइड्रोजन गैस से तनु किया जाता है, ताकि वायु को हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, क्या बोला था, हीलियम से तनु किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर में वायु के साथ हीलियम मिक्स की जाती है। हीलियम एक अक्रिय गैस है, जिसके कारण क्या होगा, हीलियम अक्रिय गैस है जिसके कारण अन्य गैसों की विलेयता घटा देगी, जिससे कि बेंट्स नामक बीमारी से बचे रहेंगे। तीसरा अनुप्रयोग भैया नीचे की ओर गए तो उच्च दाब का सामना करना पड़ा, जिससे कि विलेयता बढ़ गई। ऐसे पर्वतारोही जब पर्वतों में ऊपर की ओर जाते हैं तो उन्हें कम दाब पर, क्योंकि यहाँ पे दाब में कमी आ जाती है ना, दाब में कमी आ जाती है तो ऑक्सीजन की विलेयता घट जाती है, जिससे उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनके ऊतकों कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है, जिससे कि उन्हें एक बीमारी हो जाती है एनॉक्सिया। ठीक है, एनॉक्सिया, इससे उन्हें एक बीमारी हो जाती है एनॉक्सिया। इस एनॉक्सिया बीमारी में वो बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, उनके सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हो गए। तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक तो पहला तो ये हो गया शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए उन बोतलों को, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। दूसरा इसका अनुप्रयोग हो गया कि गोताखोरों को समुद्र की गहराई में अधिक दाब पर गैसों की अधिक विलेयता का सामना करना पड़ता है, यानी उनके जिसके कारण उनके रक्त में नाइट्रोजन गैस के बुलबुले या फफोले से पड़ जाते हैं। इस बीमारी को कहते हैं बेंट्स। इससे बचने के लिए गोताखोर जो है वो क्या करते हैं, हीलियम से मिश्रित यानी हीलियम से तनु की गई वायु का उपयोग अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में करते हैं। तीसरी कंडीशन पर्वतारोहियों के साथ भी आती है। जब वो उच्च ऊंचाई वाले स्थान यानी पर्वतों में चढ़ते हैं तो उन्हें कम वायुमंडलीय दाब पर ऑक्सीजन की कमी का या ऑक्सीजन की कम विलेयता का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें एनेक्सिया नामक डिजीज हो जाती है। इसीलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ऊपर की ओर चलते हैं। तो एनेक्सिया बीमारी हो जाती है, जिससे उनके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और वो दुबले पतले हो जाते हैं। तो ये तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।